गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप लोगों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज क्या देखेंगे हम लोग? तो आज हम लोग का केमिस्ट्री में पार्ट 2 होगा। यानी इससे पहले भी केमिस्ट्री का एक वीडियो बनाया जा चुका है और हम लोग एनसीईआरटी सार संग्रह बुक का जो पूर्ण अध्ययन कर रहे थे उसी में हम लोग केमिस्ट्री तक आ पहुँचे हैं। यानी इससे पहले हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, पॉलिटी ऑफ इंडिया, फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी तथा पर्यावरण से संबंधित वीडियो बनाए जा चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए, किस धातु की विद्युत चालकता सर्वाधिक होती है? तो वह होगा चांदी। मोती की रासायनिक संरचना किस पदार्थ से निर्मित होती है? कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। सबसे हल्की और सबसे भारी धातु, तो यहाँ देखिए सबसे हल्की धातु लिथियम है और सबसे भारी धातु ऑस्मियम है। सबसे भारी प्राकृतिक तत्व तो वह कौन सा है, यानी नेचुरल? तो वह यूरेनियम है। और मोनाजाइट किसका प्रमुख अयस्क है? तो वह थोरियम का है। मोती के मुख्य अवयव कौन से हैं? तो मोती का मुख्य अवयव एरागोनाइट और कोचियोलिन होता है। एरागोनाइट व कोचियोलिन है। चाकू से काटी जा सकने वाली धातु याद कीजिए सोडियम व पोटेशियम है। अत्यधिक कोमल खनिज टाल्क किससे निर्मित होता है? तो वह मैग्नीशियम सल्फेट से निर्मित होता है। भविष्य का धातु यानी फ्यूचर मेटल किसे कहा जाता है? याद कर लीजिए, वह होगा टाइटेनियम। अभ्रक कच्चे माल के रूप में किस उद्योग में प्रयोग किया जाता है? तो वह विद्युत में। आतिशबाजी में बेरियम की उपस्थिति के कारण क्या होगा? तो हरा रंग। बेरियम की उपस्थिति से हरा रंग। स्ट्रोंशियम की उपस्थिति से गहरा लाल रंग। आतिशबाजी में क्या होगा? जो बेरियम है उसकी उपस्थिति से याद कर लीजिए हरा रंग, व स्ट्रोंशियम की उपस्थिति से गहरा लाल रंग उत्पन्न होता है। सिनेबार किसका अयस्क है? तो यह लेड का अयस्क है और लेड का सूत्र Pb से उसको डिनोट करते हैं। औजार निर्माण हेतु सर्वप्रथम किस धातु की खोज की गई थी? तो वह होगा तांबा। क्रायोलाइट बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? तो है एल्युमिनियम का अयस्क है। और अयस्कों से धातुओं के निष्कर्षण का विज्ञान क्या कहलाता है? उसको मेट्रोलॉजी यानी धातु कर्म कहते हैं। साधारण तापमापी यंत्रों में पारे का प्रयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि पारे का ऊष्मीय प्रसार और गुणांक उच्च होता है। सोडियम की अत्यधिक क्रियाशीलता के कारण इसे किस पदार्थ में रखा जाता है? तो केरोसिन तेल में। किसको? तो सोडियम को। और इसे पहले पढ़े थे हम लोग फास्फोरस को, उसको जल में रखा जाता है। और भर्जन यानी यहाँ देखिए रोस्टिंग की बात हो रही है, तो भर्जन प्रायः किन अयस्कों का किया जाता है? तो सल्फाइड एवं ऑक्साइड अयस्कों का भर्जन होता है। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? याद कीजिए, यह 24 कैरेट का होता है। शुद्ध सोना 24 कैरेट। सोडियम को जल में डालने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो हाइड्रोजन। द्रवित यानी लिक्विड सोडियम का उपयोग नाभिकीय भट्टियों में किस रूप में होता है? तो वह शीतलक यानी कूलेंट के रूप में। बारूद का निर्माण करने में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो याद कीजिए सिल्वर नाइट्रेट। वह कौन सी धातु है जो अपने ही ऑक्साइड की परत से सुरक्षित हो जाती है? तो होगा एल्युमिनियम। इस्पात के जंग संरक्षण या प्रतिरोध गुण को बढ़ाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाएगा? तो उसमें क्रोमियम मिलाया जाता है। मानव शरीर में कॉपर की अधिकता से कौन सा रोग होता है? तो वह याद कीजिए नाम है उसका विल्सन रोग। फोटो इलेक्ट्रिक सेल में किस धातु का उपयोग होता है? तो फोटो इलेक्ट्रिक सेल में सेलिनियम का उपयोग होता है। क्या? सेलिनियम। कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? तो वह होगा सल्फर। धातुओं में सर्वाधिक हीन चालक यानी बैड कंडक्टर है, तो वह सीसा है। और भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? तो हाइड्रोजन को। चतुष्फलकीय संरचना कारण हीरा ग्रेफाइट से अधिक कठोर हो जाता है। यानी हीरा क्या होगा? तो ग्रेफाइट से अधिक कठोर होता है। प्याज की करवाहट का क्या कारण है? क्योंकि प्याज में सल्फर के यौगिक की उपस्थिति होती है। यूरेनियम का मुख्य अयस्क क्या है? तो पिच ब्लेड।
और सल क्रिया में पट्टियों के रूप में किस रासायनिक पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो कैल्शियम सल्फेट का। सबसे कठोर धातु कौन सी है? तो वह प्लेटिनम है। सामान्य नाम हरा कशिश यानी ग्रीन विट्रॉल, नीला कशिश यानी ब्लू विट्रॉल, श्वेत कशिश तो व्हाइट विट्रॉल, लाल कशिश यानी रेड विट्रॉल। तो हरा कशिश इसका नाम क्या होगा? फेरस सल्फेट ओरिजिनल नाम। और इसका सूत्र फेरस यानी लोहा तो होगा क्या? FeSO4.7H2O यानी हरा कशिश यानी फेरस सल्फेट। नीला कशिश यानी कॉपर सल्फेट, नीला रंग कॉपर के कारण, हरा रंग लोहे के कारण, श्वेत रंग जिंक के कारण, लाल रंग कोबाल्ट के कारण। इतना याद हो गया। तो नीला कशिश कॉपर सल्फेट CuSO4.5H2O और श्वेत कशिश यानी जिंक सल्फेट तो ZnSO4.A7H2O और लाल कशिश यानी कोबाल्ट तो कोबाल्ट सल्फेट CuSO4.7H2O इसका ये सूत्र है। माणिक्य और नीलम की को रासायनिक रूप से एल्युमिनियम ऑक्साइड के रूप में पहचान की जाती है। किसको किसको? तो माणिक्य और नीलम की। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर महत्वपूर्ण धातुएं हैं एवं उनके अयस्क हैं। इधर धातु का नाम मिलेगा और इधर अयस्क है। तो सोडियम तो इसका सूत्र Na होता है और इसका अयस्क तो यहाँ देखिए साधारण नमक NaCl, चिली साल्ट पीटर NaNO3, बोरेक्स Na2B4O710.10H2O ये ना पूछेगा कभी कोई, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3.10H2O ये सब क्या है? तो सोडियम के अयस्क हैं। इसी तरह से अल्युमिनियम यानी Al तो इसके अयस्क बॉक्साइड, केओलिन, फेल्सपार, कोरंडम, क्रायोलाइट ये सब क्या है? ये सब एल्युमिनियम के अयस्क हैं। कौन कौन? एक बार और याद कर लीजिए, एग्जाम में कौन पूछ देगा? केओलिन पूछ देगा, कोरंडम, क्रायोलाइट, फेल्सपार ये सब क्या है? तो ये सब एल्युमिनियम के अयस्क हैं। इसी तरह पोटेशियम इसका सूत्र K होता है और पोटेशियम के अयस्क यानी पोटेशियम नाइट्रेट यानी इसको क्या कहेंगे? नाइटर, पोटेशियम नाइट्रेट यानी नाइटर और सूत्र KNO3 और कार्नेलाइट यानी ये कार्नेलाइट पोटेशियम का अयस्क है और एल्युमिनियम का अयस्क तो उसका नाम था क्रायोलाइट। तो पोटेशियम कार्नेलाइट, पोटेशियम कार्बोनेट K2CO3, पोटेशियम क्लोराइड KCl ये सब पोटेशियम के यानी K इसका अयस्क है। कैल्शियम यानी Ca इसका अयस्क डोलोमाइट, कैल्साइट, जिप्सम, फ्लूओस्पार, एस्बेस्टस ये सब क्या है? तो कैल्शियम के अयस्क हैं। डोलोमाइट या कैल्साइट का सूत्र देख लीजिए, सिंपल CaCO3 है। जिप्सम बार बार पूछता है CaSO4.2H2O, फ्लूओस्पार का CaF2 होता है और एस्बेस्टस इतना बड़ा याद कर लीजिए, इसमें सिलिकॉन भी होता है, कैल्शियम प्लस सिलिकॉन है और मैग्नीशियम भी है। मैग्नीज यानी Mg बराबर मैग्नीज, सॉरी मैग्नीशियम नहीं मैग्नीज तो इसका सूत्र Mg और इसका अयस्क मैग्नेसाइट MgCO3। डोलोमाइट जो डोलोमाइट आपको इससे पहले भी कहीं मिला होगा, कैल्शियम में डोलोमाइट हाँ है, कैल्शियम का भी अयस्क डोलोमाइट है और मैग्नीशियम का भी अयस्क डोलोमाइट है। फिर कार्नेलाइट, यहाँ देखिए यह कार्नेलाइट कॉमन हो गया और यह पोटेशियम में भी है कार्नेलाइट और एप्सम सॉल्ट ये सब मैग्नीशियम के मैग्नीशियम के क्या है? तो अयस्क हैं। और कॉपर यानी Cu तो कॉपर के अयस्क याद कर लीजिए, कॉपर का अयस्क होगा आपको चाल्कोपाइराइट या कॉपर पाइराइट CuFeS2, कॉपर ग्लास Cu2S, क्यूपराइट, मैलेकाइट और एजुराइट ये सब कॉपर के अयस्क हैं। और जिंक यानी Zn तो जिंक के अयस्क जिंक ZnO, जिंक ब्लेंड ZnS, कैलामाइन ZnCO3, विलेमाइट Zn2SiO4। लेड यानी सीसा की बात हो रही है Pb तो इसका होगा ग्लेना PbS, सिरुसाइट PbCO3 सिरुसाइट याद कर लीजिए, कहीं पूछ दे सिरुसाइट किसका अयस्क है? तो वह लेड का है। टीन यानी Sn तो टीन का जो अयस्क होता है उसको याद कीजिए कैसे टेराइट होता है। और कैडमियम यानी Cd तो कैडमियम का अयस्क होगा ग्रीनोसाइट यानी CdS, कैडमियम Cd इसका अयस्क होगा ग्रीनोसाइट CdS। निकेल यानी Ni तो निकेल का अयस्क मिलेराइट NiS, निकेल
इसका अयस्क मिले, राइट। मैग्नीज, इसका सूत्र Mn, मैग्नीज Mn, मैग्नीशियम Mg, तो मैग्नीज का अयस्क पाइरोलूसाइट MnO2। मैग्नेटाइट, यह आपको आयरन में भी मिलेगा, मैग्नेटाइट। आयरन, इसका सूत्र होता है Fe और इसका अयस्क, तो आयरन का हेमेटाइट, लिमोनाइट, मैग्नेटाइट, सीडेराइट, आयरन पाइराइट, कॉपर पाइराइट। और मरकरी यानी Ag, इसका अयस्क होता है Ca12। और सिल्वर यानी Ag, इसका अयस्क होगा रूबी सिल्वर, हॉर्न सिल्वर। गोल्ड यानी Au, तो इसका अयस्क कैल्वेराइट, AuTu2 गोल्ड यानी Au, तो गोल्ड का अयस्क कैल्वेराइट और सिल्वेनाइट। और यूरेनियम यानी U, तो इसका अयस्क होगा कार्नेटाइट और पिच ब्लेंड। पिच ब्लेंड का सूत्र याद कर लीजिए U3O8। और थोरियम TH, तो यह मोनोजाइट के रेत से निष्कर्षण इसका किया जाता है। और मोबाइल फ़ोन की बैटरी में किस धातु का प्रयोग किया जाता है, तो होगा लिथियम। क्विक्सलाइम का रासायनिक नाम क्या है, तो कैल्शियम ऑक्साइड यानी CaO है। परमाणु घड़ियों में टाइम कीपर के रूप में किस धातु का प्रयोग किया जाता है, तो सीजियम का। मतदाता की उंगली में लगाई जाने वाली स्याही के निर्माण में किस रासायनिक यौगिक का प्रयोग किया जाता है, तो वह है सिल्वर नाइट्रेट। क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम क्या है, तो वह होगा क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम सोडियम सिलिकेट यानी Na2SiO3 है। और आगे बढ़ते हैं। पर्ल एस किस रासायनिक यौगिक को कहा जाता है, क्या नाम है उसका, पर्ल एस। तो यह पोटेशियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट यानी K2CO3, इसको क्या कहेंगे, पर्ल एस, K2CO3। और जिंक सल्फेट, तो जिंक सल्फेट का प्रयोग सामान्यतः किस रूप में किया जाता है, तो होगा कवकनाशी यानी एंटी फंगल के रूप में। और भूपर्पटी में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्व क्रमशः सबसे अधिक ऑक्सीजन है, दूसरा स्थान सिलिकॉन का होगा, तीसरा एल्युमिनियम होगा यानी एल्युमिनियम से ज़्यादा सिलिकॉन, फिर आयरन, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, टाइटेनियम और 10वां स्थान हाइड्रोजन का है। आयरन पाइराइट्स यानी ApS2 रासायनिक यौगिकों को झूठा सोना या मूर्खों का सोना भी कहा जाता है। अब हम लोग अधातुओं के बारे में थोड़ा जानते हैं यानी नॉन मेटल्स। वायुयानों के टायरों में कौन सी गैस से भरी जाती है, तो नाइट्रोजन अथवा हीलियम होगा। गर्म गैस के गुब्बारों में हीलियम को हाइड्रोजन की अपेक्षा अधिक वरीयता क्यों दी जाती है, क्योंकि हीलियम वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाती है। अश्रु गैस यानी टीयर गैस किसे कहते हैं, तो अमोनिया यानी NH3 को। भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है, तो वह है ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2O। तो भारी जल का रासायनिक सूत्र ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2O है। भारी जल यानी हैवी वाटर में हाइड्रोजन के स्थान पर कौन सा परमाणु होता है, तो भारी जल में हैवी वाटर के में हाइड्रोजन के स्थान पर ड्यूटेरियम होता है, जो इसका समस्थानिक है ड्यूटेरियम। भारी जल की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी, याद कीजिए हेरोल्ड उरे ने। समुद्री जल को शुद्ध जल में किस प्रक्रिया द्वारा परिवर्तित किया जाता है, तो विपरीत परासरण रिवर्स ओस्मोसिस के तहत। फिटकरी यानी एलम गंदे पानी को किस प्रक्रिया के द्वारा शुद्ध करती है, तो अस्कंदन द्वारा। क्या नाम इसका, अस्कंदन। और भारी जल किसका उदाहरण है, तो यह मंदक यानी मॉडरेट का उदाहरण है, मॉडरेटर। और पानी आयनिक तत्व, पानी में आयनिक तत्व यानी आयोनिक सॉल्ट का सुविलायक क्यों है पानी, क्योंकि पानी का द्विध्रुवन आघूर्ण यानी डाइपोल मोमेंट के अधिक होता है, इसलिए पानी क्या है, तो यह आयनिक लवण यानी आयोनिक सॉल्ट का सुविलायक होता है। पानी की अस्थायी कठोरता के लिए कैल्शियम व मैग्नीशियम के क्लोराइड्स और सल्फेट पदार्थ जिम्मेवार है यानी उत्तरदायी हैं। क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम क्या है, तो इसका रासायनिक नाम सोडियम सिलिकेट होता है। किसका, क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम सोडियम सिलिकेट है। भार के अनुसार जल में हाइड्रोजन कितने % है, तो यह 11.11% हाइड्रोजन है और बाकी कितना होगा, तो 88.89% ऑक्सीजन है। किसमें, तो पानी में। द्रव्यमान की दृष्टि से जल में हाइड्रोजन 11%, ऑक्सीजन 89%, जबकि परमाणुविक दृष्टि से जल में हाइड्रोजन ज़्यादा है 67% और ऑक्सीजन मात्र 33% है। अशुद्ध जल से बड़ी मात्रा में पेयजल किस प्रक्रिया से तैयार किया जाता है, तो निर्लवणीकरण
करण द्वारा। किसे? तो निर्लवणीकरण द्वारा। और टेफ्लॉन किस श्रेणी का पदार्थ है? तो वह फ्लोरोकार्बन है। टेफ्लॉन क्या है? तो यह फ्लोरोकार्बन है। वायुमंडल में किस गैस की प्रतिशत मात्रा आयतन में सबसे कम है? वायुमंडल में तो यह कार्बन डाइऑक्साइड की बात है। वायुमंडल में नाइट्रोजन लगभग कितने % है? तो यह 78% है नाइट्रोजन। आगे देखिए, सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार कैसा होता है? तो यह अष्टफलकीय होता है। हीरा किस तत्व का अपरूप है? यानी हीरा डायमंड एलोट्रोप है, तो यह कार्बन का है। जल में आसानी से घुलनशील पदार्थ कौन है? तो वह अमोनिया है। सिंदूर का रासायनिक सूत्र Pb3O4 Pb3O4 है। सामान्यतः पर आयोडीन किस अवस्था में पाया जाता है? तो यह ठोस अवस्था में पाया जाता है। भारी मशीनों के उपयोग के लिए ग्रेफाइट स्नेहक का प्रयोग किया जाता है। पेनिसिलिन का लेड किस पदार्थ का बना होता है? तो यह ग्रेफाइट का बना होता है। यानी पेनिसिलिन का जो लेड है, पेनिसिलिन कह रहे हैं, पेंसिल का लेड, यानी पेंसिल इस तरह से होता है, काठ है बीच में एक पतला सा जिसे हम लिखते हैं, वह किसका होता है? तो वह ग्रेफाइट का बना होता है। किस प्रकार के कोयले में कार्बन की मात्रा सर्वाधिक होती है? तो वह एंथ्रासाइट है। किस प्रकार के कोयले में कार्बन का अंशदान सबसे कम है? सबसे कम तो पीट में होगा, लेकिन पीट से ज़्यादा लिग्नाइट और ऐसे सबसे कम लिग्नाइट में। हेलोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील रिएक्टिव तत्व कौन सा है? तो वह फ्लोरीन है। वह हेलोजन जिसका प्रयोग पीराहारी की तरह किया जाता है उसको क्या कहते हैं? उसको ब्रोमीन कहते हैं। कोयले के जलने से कौन सी गैस निकलती है? तो वह कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। हाइड्रोजन को जलाने से क्या प्राप्त होता है? तो हाइड्रोजन को जलाने से जल प्राप्त होता है। ट्यूबलाइट में निम्न दाब पर कौन सी गैस भरी जाती है? किसमें? ट्यूबलाइट में तो नियोन और पारावाष्प। ऑक्सीजन की खोज किस वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी? तो याद कर लीजिए, उनका नाम था प्रिस्टले। जल की अस्थायी कठोरता कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट की उपस्थिति के कारण होती है। जल की अस्थायी और अस्थायी हम लोग पहले पढ़े थे, किसे? तो सल्फेट और कैल्शियम के क्या होगा? तो यहाँ बाइकार्बोनेट है और वो बाइकार्बोनेट नहीं होता है उसके सल्फेट के कारण। वायु का मुख्य संगठक, तो वायु का मुख्य संगठक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड तथा आर्गन गैसें हैं। गोताखोरों द्वारा समुद्र यानी गहरे समुद्र में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के साथ हीलियम गैस के मिश्रण को इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ देखिए, हाइड्रोजन के कुछ समस्थानिक है, जैसे यहाँ समस्थानिक एवं रासायनिक संकेत और यह परमाणु संरचना है। तो हाइड्रोजन का पहला समस्थानिक, उसका नाम याद कीजिए, नाम है प्रोटियम। और इसमें क्या होगा? 1H1, यानी इसमें एक प्रोटॉन होगा और क्या होगा? एक न्यूट्रॉन होता तो 2 हो जाता। तो यहाँ देखिए, इसमें एक इलेक्ट्रॉन होगा और एक प्रोटॉन होगा, न्यूट्रॉन नहीं होता है, तभी इसका इलेक्ट्रॉनिक मास और उसका नंबर दोनों एक ही रह गया। यानी जो द्रव्यमान है वह क्या है? तो प्रोटॉन का ही वेट है, और जो इसका संख्या हो गया वो भी प्रोटॉन, यानी एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन बराबर प्रोटियम। यह समान हाइड्रोजन होता है। यह एक मात्र ऐसा तत्व है जिसके परमाणु में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। दूसरा ड्यूटेरियम। ड्यूटेरियम 1H2 अथवा D2O यानी भारी हाइड्रोजन। अनेक जैव रासायनिक अभिक्रियाओं में सूचक के रूप में तथा भारी जल के रूप में इसका निर्माण होता है, के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या होगा? यह हाइड्रोजन है, इसका जो नंबर है वह 1 है क्योंकि एक प्रोटॉन है, लेकिन इसका द्रव्यमान संख्या 2 हो गया। क्यों? क्योंकि एक प्रोटॉन है और एक न्यूट्रॉन है, अतः 2 हो गया। तीसरा देखिए, ट्राइटियम, यानी ड्यूटेरियम में 2 थे द्रव्यमान संख्या, इसमें 3 हो जाएगा। तो 1H3 अर्थात T, यह हाइड्रोजन का रेडियो सक्रिय समस्थानिक है। इसमें एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होगा। कितना न्यूट्रॉन? तो 2 न्यूट्रॉन होगा। सबसे हल्का हाइड्रोजन तत्व कौन सा है? तो वह फ्लोरीन है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र याद कीजिए। तो यहाँ देखिए, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड यानी CaOCl × Cl। और एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अवघट्ट होता है तो अमोनियम क्लोराइड। कार्बन का शुद्धतम रूप माना जाता है किसको? तो हीरा को। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? तो वह होगा आर्गन। शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। हाइड्रोजन तत्वों की अभिक्रियाशीलता का क्रम सबसे अधिक क्रम मतलब यहाँ देखिए का क्रम किस तरह बताया, यानी सबसे अधिक अभिक्रियाशील फ्लोरीन, इससे कम क्लोरीन, क्लोरीन से कम ब्रोमीन, ब्रोमीन से कम आयोडीन,
आयोडीन से कम H3 यानी हाइड्रोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील यहाँ पर जो एलिमेंट है वह कौन है, फ्लोरीन है, और सबसे कम H3 है। और विश्व में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, विश्व की बात, ब्रह्मांड में, तो वह हाइड्रोजन है। शरीर में आयोडीन की कमी से किस हार्मोन के स्राव में कमी आती है, तो होगा थायरॉक्सिन हार्मोन। कौन सा तत्व जो सदैव द्रव अवस्था में रहता है, याद कीजिए, उसका नाम होगा ब्रोमीन। हाइड्रोजन समूह का वह सर्वाधिक भारी तत्व कौन सा है जिसमें धात्विक चमक होती है, तो वह होगा आयोडीन की बात है। और जल में विसंक्रमण में किस हाइड्रोजन तत्व का प्रयोग किया जाता है, तो जल के विसंक्रमण में क्लोरीन का इस्तेमाल किया जाता है। कौन सा तत्व सदैव द्रव अवस्था में रहता है, याद कीजिए, ब्रोमीन। और हाइड्रोजन समूह का वह सर्वाधिक भारी तत्व कौन सा है जिसमें धात्विक चमक होती है, तो वह होगा आयोडीन की बात है। और जल के विसंक्रमण में किस हाइड्रोजन तत्व का प्रयोग किया जाता है, तो होगा क्लोरीन। और उत्कृष्ट या अक्रिय गैसों यानी नोबेल गैस या इनर्ट गैस कहिए के परमाणु के बाह्यतम कोष पूर्णतः होते हैं अथवा अपूर्ण, तो वे पूर्ण होते हैं, सैचुरेटेड होते हैं। और निम्न प्रौद्योगिकी यानी क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी में प्रयुक्त की जाने वाली गैस कौन सी है, तो उसको फ्रेंसियम कहते हैं, फ्रेंसियम। किस गैस को स्ट्रेंजर गैस भी कहा जाता है, तो जीनोन को। पटाखों के निर्माण में प्रयुक्त होता है श्वेत फास्फोरस, क्या, श्वेत, व्हाइट फास्फोरस। फोटोकॉपी की मशीन में प्रयुक्त किए जाने वाला तत्व है, उसको कहेंगे सेलेनियम। विरंजक अभिकर्मक के रूप में क्लोरीन का प्रयोग सर्वाधिक किया जाता है, यानी विरंजक अभिकर्मक के रूप में किसका, तो क्लोरीन का प्रयोग सर्वाधिक किया जाता है। सरी मछली की तरह दुर्गंधपूर्ण गैस है, तो कौन है, तो वह ओजोन है। कौन सा अम्ल कशिश के तेल के नाम से प्रसिद्ध है, तो याद कीजिए, सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4। विद्युत अपघट्यों के विलयन में से किसे कार की बैटरी में प्रयुक्त किया जाता है, तो वह होगा सल्फ्यूरिक अम्ल। और हैलोजन अम्लों में प्रबलतम अपचायक कौन सा है, तो हाइड्रोजन आयोडाइड होता है। और फ्लशिंग गैस में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है, तो उसको याद कीजिए, हाइड्रोजन होता है। कृत्रिम हीरा के नाम से प्रसिद्ध है सिलिकॉन कार्बाइड। घरेलू प्रशीतक में प्रयोग किया जाने वाले प्रशीतक का क्या नाम है, तो उस गैस का नाम बताइए, तो उसका नाम होता है अमोनिया। और कृत्रिम हीरा के नाम से प्रसिद्ध है सिलिकॉन कार्बाइड। और डॉक्टर द्वारा निस्तेजक यानी एनेस्थेसिक के रूप में प्रयुक्त की जाने वाली हास्य गैस कौन सी है, तो नाइट्रस ऑक्साइड यानी N2O। फ्लावर्स ऑफ सल्फर एवं मिल्क सल्फर के नाम से प्रसिद्ध सल्फर का अपरूप कौन सा है, तो अल्फा सल्फर कहते हैं। किस हैलोजन का उपयोग कीटनाशक एवं दर्द निवारक के औषधियों के रूप में किया जाता है, तो आयोडीन का। कौन सी उत्कृष्ट गैस वायुमंडल में नहीं पाई जाती है, तो वह रेडॉन है। आगे देखते हैं। हीलियम, आर्गन एवं नियोन वह उत्कृष्ट गैस हैं जो किसी भी अवस्था में यौगिक का निर्माण नहीं करते, यानी हीलियम, आर्गन, नियोन क्या है, वे उत्कृष्ट गैस हैं जो किसी भी अवस्था में यौगिक का निर्माण नहीं करती हैं। मौसम संबंधी अध्ययन के लिए किए जाने वाले गुब्बारों में कौन सी गैस भरी होती है, तो वह होगा हीलियम। हाइड्रोजन के समस्थानिक में कौन सा रेडियो सक्रिय समस्थानिक है, तो वह ट्राइटियम है। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस का नाम क्या है, तो वह होगा हाइड्रोजन। माचिसों में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है, तो वह है लाल फास्फोरस। कृत्रिम गर्भाधान हेतु पशुओं के वीर्य को सुरक्षित रखने के लिए उसे द्रवित नाइट्रोजन में रखा जाता है। कहाँ रखा जाएगा, तो द्रवित नाइट्रोजन में। मिश्र धातु एवं उपधातु यानी एलॉय एंड मेटलॉइड्स के बारे में थोड़ा जानकारी लेते हैं यहाँ पर। तो मिश्र धातु में किस पदार्थ के सम्मिश्रण से स्टेनलेस स्टील अचुंबकीय हो जाता है, तो निकेल की उपस्थिति से। मिश्र धातु का अर्थात मिश्र धातु यौगिक यानी कंपाउंड तथा विलयन यानी सॉल्यूशन दोनों ही रूपों में, मतलब मिश्र धातु यौगिक और विलयन दोनों रूपों में हो सकती है। कौन, मिश्र धातु।
वायुयान का ढांचा बनाने में किस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है? तो ड्यूरैलुमीन का। किसका? तो ड्यूरैलुमीन का। गैसोहॉल किन पदार्थों का मिश्रण है? तो एथिल एल्कोहल प्लस पेट्रोल का। कौन? तो गैसोहॉल। टांका यानी सोल्डर किसका मिश्रण है? तो वह सीसा व टीन का है। कौन? तो टांका। गैल्वेनीकृत यानी गैल्वेनाइज्ड लोहे पर किस पदार्थ का लेप किया जाता है? तो वह जस्ते का। पीतल किन धातुओं के मिश्रण से बनी होती है? तो तांबा एवं जस्ता। तांबा यानी कॉपर और टीन यानी एसन के मिश्रण से कौन सी धातु बनती है? तो होगा कांसा यानी ब्रॉन्ज। स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? तो कार्बन की मात्रा को। मिश्र धातुएं अधिक शक्तिशाली होती हैं, संरक्षण प्रतिरोधी होती हैं तथा धातुओं की तुलना में अधिक लागत प्रभावित यानी कॉस्ट इफेक्टिव भी होती हैं, यानी कम दाम और मजबूत और बहुत दिन टिकने वाला। जंग रहित लोहा बनाने में कौन सी धातु प्रयोग की जाती है? तो होगा क्रोमियम। रासायनिक दृष्टि से सिंदूर किसका मिश्रण है? तो मर्क्यूरिक सल्फाइड का, AgS का। हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बे में पुर्जों के रूप में किस धातु से निर्मित मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है? तो एल्यूमिनियम का। सिलिकॉन Si और ऑक्सीजन O का संयुक्त रूप क्या कहलाता है? तो सिलिकॉन और डाई ऑक्साइड SiO2 कहलाता है। जल और चौक के मिश्रण को किस विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है? तो होगा अवसादन सेडिमेंटेशन द्वारा। फाइबर ग्लास को विद्युत रोधी बनाने के लिए कौन सी उपधातु प्रयोग होती है? तो होगा बोरोन। कौन सी उपधातु शुद्ध रूप में एल्युमिनियम के समान दिखाई देती है? तो होगा, क्या नाम है इसका? सिलिकॉन। एलईडी में प्रयोग जाने वाला गैलियम आर्सेनाइड किस उपधातु का यौगिक है? तो वह आर्सेनिक है। किसका यौगिक है? तो आर्सेनिक है वह। कौन? तो एलईडी यानी जो हम लोग टीवी आज के ज़माने में देखते हैं उसमें प्रयोग होने वाला गैलियम आर्सेनाइड। और कौन सी उपधातु पेयजल में मिश्रित होकर मानव स्वास्थ्य के लिए घातक है? तो आर्सेनिक। पुनर्लेखन योग्य रीराइटेबल CD एवं DVD के निर्माण में प्रयुक्त उपधातु कौन सी? तो वह टेल्यूरियम है। क्या नाम है? टेल्यूरियम। धब्बा रहित स्टील यानी स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए लोहे के साथ, याद कीजिए, एक धातु लोहा, उसके साथ क्रोमियम 10%, मैग्नीज 0.35%, कार्बन 0.25% आदि धातुओं का प्रयोग किया जाता है। कैमरा एवं सूक्ष्मदर्शी के लेंस में किस उपधातु का प्रयोग किया जाता है? तो होगा जर्मेनियम का प्रयोग होता है। कैमरा एवं सूक्ष्मदर्शी के लेंस में इसका तो जर्मेनियम का प्रयोग किया जाता है। ट्रांजिस्टर एवं कंप्यूटर चिप के निर्माण में किस उपधातु का प्रयोग होता है? ट्रांजिस्टर एवं कंप्यूटर चिप के निर्माण में तो सिलिकॉन यानी Si सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। मैग्नेलियम MAGNALIUM मैग्नेलियम किन धातुओं की मिश्र धातु है? तो यह एल्युमिनियम, मैग्नीशियम एवं आयरन की मिश्र धातु है। स्टील, पीतल, कांसा तथा तांबा में से कौन सी मिश्र धातु नहीं? तो तांबा ओरिजिनल है, बाकी ये सब मिश्र धातु है। अमलगम क्या है? तो अमलगम में पारा तो होगा ही, पारे के साथ किसी अन्य धातु का मिश्रण अमलगम कहलाता है। सर्वाधिक मात्रा में सिलिकॉन का प्रयोग किस प्रकार के कांच के निर्माण में होता है? तो होगा क्वार्ट्ज कांच। क्या नाम इसका? क्वार्ट्ज कांच। जर्मन सिल्वर में कौन सी धातु होती है? तो तांबा, जस्ता एवं निकल। पेयजल में आर्सेनिक की कितनी मात्रा सुरक्षित मानी गई है? तो 10 भाग प्रति बिलियन। पीतल, कांसा और तथा जर्मन सिल्वर में, इन सभी में उभय घटक यानी कॉमन कंपोनेंट के रूप में कौन सी धातु उपस्थित है? सब में तांबे का इस्तेमाल तो होगा ही, तांबा और प्लस में अदर। उपधातु कितनी, यहाँ देखिए, उपधातु यानी मेटलाइट्स कितने हैं? तो संख्या 7। कौन कौन? बोरोन B, सिलिकॉन Si, जर्मेनियम Ge, आर्सेनिक As, एंटीमनी Sb, टेल्यूरियम Te, पोलोनियम Po, ये सब उपधातुओं के उदाहरण हैं। यानी इतना 7 हैं और 7 का ये नाम है। लोहा क्या है? तो लोहा उच्च धात्विक बंधन के कारण अमलगम का निर्माण नहीं करता है। कौन? तो लोहा।
आगे देखिए, कुछ सामान्य मिश्र धातुएं हैं और उसका उपयोग। यहाँ मिश्र धातु का नाम, उसका संगठन यानी कंपोजिशन और यह उपयोग है। जैसे कांस्य यानी ब्रोंज मानव द्वारा निर्मित प्रथम मिश्र धातु है। कौन तो? यही कांस्य। और इसका संगठन देखिए, इसमें तांबा 88% और टीन 12% होता है। और उपयोग मूर्तियाँ, सिक्के और बर्तन के निर्माण में होता है। किसका उपयोग? तो कांस्य का। और दूसरा देखिए पीतल यानी ब्रास। तो पीतल का संगठन यह तांबा और जिंक के मिलाने से बनता है। और यह जिंक, तांबा 70%, जिंक 30% है। और पीतल का उपयोग बैंड बाजा, घंटिया, बर्तन, मूर्तियों के निर्माण में होता है। किसका? तो पीतल का उपयोग। गन मेटल, तो गन मेटल में देखिए, इसका संगठन में तांबा 88%, टीन 8 से 10% व जिंक से मिलने से क्या बनता है? तो गन मेटल। और इसका उपयोग मूर्तियाँ, दांतेदार गियर, बटन आदि के निर्माण में है। और टांका यानी शोल्डर, इसमें टीन 50 से 60% व लीड यानी टीन और लीड यानी शीशा मिलाने से क्या बना? टांका। और काम धातुओं को जोड़ने में यानी सोल्डिंग में होता है। आगे बढ़ते हैं। बेल मेटल, तो बेल मेटल तांबा और टीन के मिलने से बनता है। इसमें तांबा 80% और टीन 20% है। और इसी तरह कांसा, तो कांसा में तांबा अधिक था, टीन कम था। और बेल मेटल तांबा और टीन यानी 4:1 के अनुपात में मिलाने से बनेगा। उपयोग घंटे, बर्तन एवं मूर्तियों के निर्माण में है। रोल्ड गोल्ड, रोल्ड गोल्ड में तांबा और एल्युमिनियम का मिश्रण होता है। रोल्ड गोल्ड यह 9:1 के अनुपात में नहीं 90% तांबा व 10% एल्युमिनियम से बनता है। उपयोग सोने जैसे दिखने वाले आभूषणों के निर्माण में। डच मेटल, यह डच मेटल में यहाँ देखिए तांबा 80 से 85% व जस्ता 15 से 20% है। क्या होगा? तो मिलाने से डच मेटल बनेगा। डच मेटल यानी तांबा और जस्ता। और इसका उपयोग धातु की पतली चादर अथवा सोने जैसे पतली परत के निर्माण में डच मेटल का इस्तेमाल होता है। धब्बा रहित इस्पात यानी स्टेनलेस स्टील, तो क्रोमियम 15 से 20%, निकेल 8 से 10% व साधारण इस्पात का उपयोग कि मिलाने से क्या बनता है? तो स्टेनलेस स्टील बनता है यानी क्रोमियम, निकेल व साधारण इस्पात। और काम इसका तो घरेलू बर्तन, शल्य क्रिया के उपकरण, ब्लेड आदि के निर्माण में। क्रोम स्टील, तो क्रोम स्टील में क्रोमियम 2 से 3%, आयरन 95%, कार्बन 0.5% तथा मैग्नीज आधा से 1% मिलने से क्या बनता है? तो क्रोम स्टील। तो क्रोम स्टील में क्या ज़्यादा हो गया कि इसमें क्रोमियम है। और उसमें भी धब्बा रहित स्टील में भी क्रोमियम था, लेकिन इसमें कम क्रोम है 2 से 3%, और उसमें था 15 से 20%। और स्टेनलेस स्टील में निकेल था, लेकिन क्रोम स्टील में निकेल नहीं है। और क्रोम स्टील का उपयोग बर्तन बनाने में, शल्य क्रिया के उपकरण में, ब्लेड आदि के निर्माण में। मैग्नीशियम, तो यह एल्युमिनियम प्लस मैग्नीशियम और आयरन के मिलाने से बनता है मैग्नीशियम। और धातु के दर्पण, वैज्ञानिक यंत्रों के निर्माण में इसका उपयोग होता है। ड्यूरालुमीन, तो यह एल्युमिनियम 95%, मैग्नीज 0.5%, मैग्नीशियम भी 0.5% व कॉपर 4%। उपयोग प्रेशर कुकर और वायुयान का ढांचा बनाने में होता है। जर्मन सिल्वर, जर्मन सिल्वर में याद कीजिए इसमें सिल्वर नहीं होता है। जर्मन सिल्वर में कॉपर 50%, जिंक 35% व निकल मिलाने से जर्मन सिल्वर बनता है। और उपयोग हीटिंग कॉइल्स में, बर्तन, नल और नल के आदि के निर्माण में। क्रोम वैनेडियम स्टील, क्रोम वैनेडियम स्टील उपयोग आयरन बनाने में, इसमें क्या होगा? आयरन प्लस क्रोमियम प्लस मैग्नीज प्लस कार्बन, इन सबको मिलाने से क्या बनता है? क्रोम वैनेडियम स्टील बनता है। उपयोग स्प्रिंग, पहियों की धुरी के निर्माण में इस्तेमाल होता है। क्या? तो क्रोम वैनेडियम स्टील। टंगस्टन स्टील, या टंगस्टन प्लस आयरन प्लस कार्बन बनाने से क्या बनता है? टंगस्टन स्टील बनता है। टंगस्टन प्लस आयरन प्लस कार्बन। और उपयोग रॉकेट इंजन के नोजल तथा तीव्र गति से काटने वाले उपकरण बनाने में होता है। एल्युमिनियम ब्रॉन्ज, तो एल्युमिनियम ब्रॉन्ज इसका उपयोग यह बनेगा कैसे? कॉपर प्लस एल्युमिनियम के मिलाने से एल्युमिनियम ब्रॉन्ज बनता है। और उपयोग सिक्के, बर्तन, आभूषण एवं पेंट निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। नाइक्रोम, यह निकेल 55 से 60%, क्रोमियम 20%, आयरन 20 से 25% मिलाने से नाइक्रोम बनता है। और इसका उपयोग इलेक्ट्रिक हीटर एवं इलेक्ट्रिक आयरन का
तार बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। आगे देखिए एंटीमनी। एंटीमनी का उपयोग किसके निर्माण में किया जाता है? तो यह अग्निरोधक यानी फायर रिट्रेडेंट, मतलब कि अग्निरोधक है और ये आग से नहीं जलेगा, याद कीजिए, के निर्माण में होता है एंटीमनी का उपयोग। और स्टील में कार्बन की मात्रा 0.1 से 2% तक होती है। भूपर्पटी के भार में बोरोन की मात्रा कितनी है? तो 0.001% है। बेल मेटल किसका मिश्रण है? बेल मेटल तो यह तांबा तथा टीन का है। हाइड्रोजन सल्फाइड डैश की उपस्थिति के कारण पीतल का रंग फीका, यानी हाइड्रोजन सल्फाइड की उपस्थिति के कारण पीतल का रंग वायु में फीका पड़ जाता है। अब हम लोग देखेंगे कार्बनिक रसायन यानी ऑर्गेनिक केमिकल्स के बारे में। तो पॉलीथीन का निर्माण किस रसायन बहुलीकरण के द्वारा किया जाता है? तो एथिलीन के द्वारा, यानी एथिलीन के बहुलीकरण से पॉलीथीन का निर्माण होता है। डीजल इंजन में प्रयुक्त होने वाला ईंधन कौन सा है? तो डीजल की वाष्प और वायु है। बुलेट प्रूफ पदार्थ के निर्माण में किस बहुलक का प्रयोग किया जाता है? तो पॉली एमाइड का प्रयोग होता है। तो बुलेट प्रूफ पदार्थ के निर्माण में किसका उपयोग? तो पॉली एमाइड बहुलक का उपयोग होता है। कच्चे फलों को पकाने के लिए एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है, यानी कच्चे फलों को पकाने के लिए किसका? तो एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। स्वचालित वाहनों में प्रदूषण नियंत्रण हेतु प्रयुक्त सीएनजी गैस में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो वह मीथेन यानी CH4 पाया जाता है। मीथेन के अपघटन से प्राप्त स्याही किस कार्य के लिए प्रयुक्त की जाती है? तो मीथेन के अपघटन से प्राप्त स्याही का उपयोग छपाई में होता है। वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? तो निकिल का प्रयोग होता है। क्या? तो वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में किस उत्प्रेरक? तो निकल का प्रयोग होता है। निकिल। वेल्डिंग में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो वेल्डिंग में ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन गैस का प्रयोग होता है। तो वेल्डिंग में ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन गैस का प्रयोग होता है। बर्तन की सतह पर न चिपकने वाले बहुलक को क्या कहते हैं? उसको टेफ्लॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? टेफ्लॉन। वाहनों के इंजन में उत्पन्न धात्विक ध्वनि क्या कहलाती है? तो वह अपस्फोटन कहलाती है। क्या कहते हैं? अपस्फोटन। वाहनों में अपस्फोटन को कम करने के लिए ईंधन टेट्राएथाइलेट, क्या नाम है इसका? तो वाहनों में अपस्फोटन को कम करने के लिए ईंधन टेट्राएथाइलेट, बेंजीन, टालुइन, जाइलिन यानी BTX का प्रयोग का मिश्रण मिलाया जाता है, यानी B फॉर बेंजीन, टाइलुइन यानी T और जाइलिन यानी X। तो BTX मिश्रण का मिलाया जाता है किसमें? तो वाहनों में अपस्फोटन को कम करने के लिए ईंधन में टेट्राएथाइलेट प्लस तथा बेंजीन, टाइलुइन तथा जाइलिन का मिश्रण मिलाया जाता है। ऑटोमोबाइल इंजनों में प्रतिहीम के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो वह एथिलीन ग्लाइकॉल होता है। एथिलीन ग्लाइकॉल। भारी वाहनों में ईंधन के रूप में डीजल का प्रयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि उच्च क्षमता और खर्चा कम। भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के रिसाव के कारण हुआ था? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड यानी माइक गैस। किस रासायनिक यौगिक को मीरबेन का तेल यानी ऑयल ऑफ मीरबेन कहा जाता है? तो होगा नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोग्लिसरीन के संगठक के रूप में कार्डाइट और ब्लास्टिंग जिलेटिन पदार्थ पाया जाता है। तो नाइट्रोग्लिसरीन के संगठक में क्या होगा? नाइट्रोग्लिसरीन कैसे बनेगा? तो इसमें कार्डाइट और ब्लास्टिंग जिलेटिन पदार्थ को मिलाने से बनता है। आगे देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध के समय मलेरिया एवं टाइफाइड रोगों के उपचार के लिए किस टीके का प्रयोग किया गया था? तो DDT यानी डाइक्लोरोडाइफिनाइल ट्राइक्लोरोएथेन का उपयोग किया गया था। कच्ची चीनी का रंग या कच्ची चीनी को रंग विहीन करने हेतु किस चारकोल का प्रयोग होता है? तो एनिमल चारकोल का। शहद में कौन सा प्रमुख घटक पाया जाता है? तो होगा फ्रक्टोज। फल पकाने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो कैल्शियम कार्बाइड का। शक्कर के किण्वन में कौन सा पदार्थ यानी शक्कर के किण्वन से कौन सा पदार्थ बनता है? तो होगा इथाइल अल्कोहल। युद्ध स्थल पर प्रयोग की जाने वाली विषैली गैस ल्यूसाइड किससे बनाई जाती है? तो होगा एसिटिलीन से। धान के खेतों में किस गैस का उत्पादन होता है? तो मीथेन गैस का। किस एल्कोहल को
वुड स्पिरिट के नाम से जाना जाता है, याद कीजिए, तो वह होगा मिथाइल एल्कोहल। क्या नाम है? मिथाइल एल्कोहल। जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर बना सोडा वाटर अम्लीय प्रकृति का होगा, यानी कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? तो अम्ल है, अम्ल टाइप का है, और उससे जो जल से अभिक्रिया करके क्या करेगी? तो यह जल की अम्लीयता बढ़ा देती है। संशोधित स्पिरिट में कौन सा रसायन होता है? तो संशोधित स्पिरिट में इथाइल एल्कोहल 95% होता है। कितना? तो इथाइल एल्कोहल 95%। बैकेलाइट किन पदार्थों के संगठन से बनता है? बैकेलाइट किन पदार्थों के संघनन से बनता है? तो फिनॉल व फॉर्मेल्डिहाइड से बनता है। किससे? तो फिनॉल व फॉर्मेल्डिहाइड के संघनन से बनता है। किस विलायक का प्रयोग नेल पेंट हटाने वाले द्रव के रूप में किया जाता है? तो एसीटोन का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग निषेचक के रूप में किया जाता है? तो क्लोरोफॉर्म यानी CHCl3 का प्रयोग क्या? तो निषेचक के रूप में होता है। किस विस्फोटक को नोबेल तेल यानी किस विस्फोटक को नोबेल तेल भी कहा जाता है? तो TNG यानी ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन, ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन कहते हैं। घरेलू LPG सिलेंडरों में दाब मापक नहीं प्रदान किए जाते हैं क्योंकि ये LPG सिलेंडरों में गैस की मात्रा को प्रदर्शित नहीं करते हैं। सभी जैव यौगिकों में अनिवार्य तत्व कौन सा होता है? तो वह कार्बन होगा। फॉर्मेल्डिहाइड का 40% जलीय विलयन क्या कहलाता है? तो वह फॉर्मेलिन कहलाता है। आगे देखिए, आइसोप्रीन प्राकृतिक रबर का बहुलक है तथा नायलॉन कृत्रिम बहुलक का उदाहरण। यानी आइसोप्रीन क्या है? तो यह प्राकृतिक रबर का बहुलक है तथा नायलॉन कृत्रिम बहुलक का उदाहरण है। आगे यहाँ देखिए, प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक है तो कौन है? तो वह सेलुलोज है। लौंग में कौन सा तेल पाया जाता है? तो यूजीनॉल पाया जाता है। मच्छर भगाने वाली दवाओं में कौन सा रसायन उपस्थित होता है? तो एलीथ्रीन है। मार्स गैस किसे कहते हैं? तो यह मीथेन को मार्स गैस कहते हैं। दुर्गंध युक्त मक्खन व दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो यह होगा क्रमशः ब्यूटाइरिक अम्ल व लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। यानी किसमें? तो दुर्गंध युक्त मक्खन व दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो क्रमशः ब्यूटाइरिक अम्ल व लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। धूमकुहरा यानी स्मॉग में उपस्थित वह रसायन कौन सा है जो आंखों में जलन उत्पन्न करता है? तो इसको कहेंगे पैन यानी परऑक्सी एसिटिलीन नाइट्रेट। किण्वन एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है जिसे सर्वप्रथम फ्रांसीसी रसायन विज्ञानी लुई पास्चर ने प्रयोगों के माध्यम से समझाया था। मनुष्य के लिए सर्वाधिक अनिवार्य वसीय अम्ल कौन सा है? तो उसको कहते हैं हम लोग लाइनोलिक अम्ल। क्या कहेंगे उसको? तो लाइनोलिक अम्ल कहते हैं। न सूखने वाले तेलों में किस वसीय अम्ल की मात्रा अधिक होती है? तो उसको कहेंगे ओलिक अम्ल। न सूखने वाले तेलों में किस वसीय अम्ल की मात्रा सर्वाधिक होगी? तो ओलिक अम्ल। डायनामाइट का मुख्य संगठक रसायन कौन सा है? तो नाइट्रोग्लिसरीन। रोडेंटिसाइड रसायन का प्रयोग यानी कतरन करने वाले, तो कतरन करने वाले कौन हो? कुचलने वाला जीव तो चूहा। तो रोडेंटिसाइड रसायन का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो चूहों के नियंत्रण में। कृत्रिम रेशों में कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन पाया जाता है? एथिलीन पाया जाता है। खाद्यान्नों में अधिकांश विस्फोट का कारण है वायु के साथ मीथेन के मिश्रण से विस्फोट यानी आग पकड़ लेता है। वैज्ञानिक वोल्हर द्वारा सर्वप्रथम किस कार्बनिक पदार्थ का कृत्रिम रूप से प्रयोगशाला में संश्लेषित किया गया था? किस पदार्थ को? वैज्ञानिक वोल्हर द्वारा तो यूरिया को यानी NH2CONH2। कार्बोनिक क्लोराइड यानी COCl2 के नाम से किसे जाना जाता है? तो फास्जिन गैस को। तो कार्बनिक क्लोराइड के नाम से किसको? तो फास्जिन गैस को जाना जाता है। प्रशीतक फ्रेऑन का रासायनिक नाम क्या है? तो डाइक्लोरोमीथेन। तो प्रशीतक फ्रेऑन का नाम डाइक्लोरोमीथेन है। कार्बोक्सिल याद देखिए कार्बोक्सिलिक अम्ल यानी COOH तथा एल्कोहल OH की साथ में अभिक्रिया क्या कहलाती है? तो उसको कहेंगे स्टरीकरण। किसको कहेंगे? तो स्टरीकरण कहलाती है।
हेक्साक्लोरोबेंजीन को किस प्रचलित नाम से जाना जाता है? तो उसको कहेंगे गामेक्सेन। तो हेक्साक्लोरोबेंजीन को किस प्रचलित नाम से जाना जाता है? तो गामेक्सेन के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ देखिए कुछ यौगिक हैं और उसके प्रयोग हैं। ग्लूकोज, इसका सूत्र याद कर लीजिए। ग्लूकोज यानी C6H12O6। तो इसका प्रयोग यानी ग्लूकोज, इसका क्या कहाँ प्रयोग है? शराब निर्माण एवं फलों के रस परिरक्षण में इसका इस्तेमाल होता है। यूरिया NH2CONH2, इसका प्रयोग नाइट्रोजनी उर्वरक के रूप में होता है। किसका प्रयोग? तो यूरिया का। क्लोरोफॉर्म CHCl3, इसका इस्तेमाल शल्य क्रिया में निश्चेतक के रूप में वसा तेल तथा विलायक के रूप में होता है। फ्लोरोकार्बन्स CFCs यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स एसी एवं रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक के रूप में तथा एरोसोल प्रणोदक के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। नाइट्रोबेंजीन C6H5NO2, इसका इस्तेमाल विभिन्न प्रकार के पॉलिश एवं रंगों एवं साबुन के निर्माण में इसका उपयोग होता है। किसका? तो नाइट्रोबेंजीन का। डाइक्लोरोमेथेन CH2Cl2, तो इसका उपयोग डाइक्लोरोमेथेन का चाय एवं कॉफ़ी से कैफीन हटाने में, एरोसोल स्प्रे में व प्रणोदक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। और अश्रु गैस, इसका मुख्य उपयोग पुलिस द्वारा अनियंत्रित भीड़ को हटाने के लिए किया जाता है। मस्टर्ड गैस C4H8Cl2S यानी मस्टर्ड गैस यानी सल्फर मस्टर्ड, तो इसका उपयोग प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की सेना द्वारा ब्रिटेन एवं कनाडा की सेना के विरुद्ध हथियार के रूप में प्रयोग किया गया था। DDT, तो कृषि में कीटनाशकों के रूप में इसका उपयोग होता है। एस्पिरिन, इसका उपयोग ज्वर, दर्द, जलन आदि के उपचार में किया जाता है। यूरोटॉपिन, तो यूरोटॉपिन यानी C6H12N4, इसका उपयोग मुख्यतः फिनोलिक रोल के निर्माण में होता है। किसका? तो यूरोटॉपिन का उपयोग। नेफ्थेलिन C10H8, तो नेफ्थेलिन का प्रयोग कीटाणुनाशक के रूप में कपड़ों से कीड़ों को दूर रखने वाली गोलियों के निर्माण में होता है। किसका उपयोग? तो नेफ्थेलिन का उपयोग होता है। एथिल ग्लाइकोन, तो एथिल ग्लाइकोन का उपयोग कारों में प्रतिहीम कारक के रूप में होता है, यानी कि जो पानी रखेंगे उसके कार्बोरेटर में वह जम ना जाए। आयोडोफॉर्म यानी जीवाणुनाशी के रूप में। पैरालिडिहाइड यानी निद्राकारी दवा के रूप में। मतलब यहाँ देखिए एथिलीन ग्लाइकोल, इसका उपयोग कारों में प्रतिहीम कारक के रूप में होता है। इसी तरह से आयोडोफार्म, तो आयोडोफार्म का उपयोग जीवाणुनाशी के रूप में होता है। पैराल्डिहाइड का उपयोग निद्राकारी दवाओं के रूप में होता है। और एस्बेस्टोस, इसका उपयोग अग्निशामक वस्त्र बनाने में किया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल को नोबेल पुरस्कार वितरण हेतु एक निधि स्थापित करने के लिए धनराशि किस आविष्कार से मिली थी? तो डायनामाइट से। विस्फोटक RDX का अन्य नाम क्या है? तो साइक्लोनाइट है। RDX का अन्य नाम साइक्लोनाइट। हेक्सोन यानी हेक्सोन एवं T4 भी इसका ही नाम है। सब किसका? तो RDX का। टेरिलिन क्या है? तो यह टेरिलिन एक कृत्रिम रेशा है। नेत्रों का परीक्षण एल्केलाइड के किस तनुकृत घोल से पुतलियों को फैलाकर किया जाता है? तो याद कीजिए उसका नाम ईओसिन। जब डॉक्टर के पास आंख दिखाने जाइएगा तो वह पहले आंख में दवा रखता है। वो क्या रखेगा? यही रखता है। नेत्रों के परीक्षण में एल्केलाइड के किस तनुकृत घोल? तो वो घोल का नाम है ईओसिन। यह क्या करेगा? तो आंखों की पुतलियों को फैला देता है। किण्वन का प्रयोग एल्कोहल, ब्रेड, बिस्कुट, केक, पेस्ट्री, दही, सिरका आदि के निर्माण में किया जाता है। अब हम लोग देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया एवं गैसीय नियम यानी केमिकल रिएक्शन एंड गैसियस लॉ। तो जल पर यहाँ देखिए जल का भाप में बदलना किस प्रकार का परिवर्तन है? तो यह भौतिक परिवर्तन है। ठोस से वाष्प बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन यानी सब्लिमेशन कहते हैं। अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे के तापमान पर उबलता है, क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है। इस कारण जल का क्वथनांक बिंदु यानी बॉइलिंग पॉइंट घट जाता है। और अशुद्धियों के कारण द्रव के क्वथनांक पर
क्या प्रभाव पड़ता है? तो अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है। किसके कारण? तो अशुद्धियों के कारण। कोहरे में कौन सा कोलाइडी तंत्र प्रयुक्त होता है? तो कोहरे में तो गैस से द्रव में, यानी कोहरे में कौन सा कोलाइडी तंत्र प्रयुक्त होता है? तो गैस में द्रव होगा। और शक्कर के घोल का तापमान बढ़ाने से शक्कर की विलेयता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो शक्कर के घोल का तापमान बढ़ा देंगे तो उसकी विलेयता भी बढ़ जाएगी। और जो कोहरा है यह कोलाइडी सिस्टम में होगा, लेकिन इसमें क्या होगा? इसमें गैस में द्रव मिला रहता है। और नमक मिश्रित कपूर को किस प्रकार शुद्ध किया जा सकता है? तो ऊर्ध्वपातन द्वारा। जल अपघटन में ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होती है? तो ऊष्मा के रूप में। पानी में चीनी का घुलना किसका उदाहरण है? तो यह भौतिक परिवर्तन है। किसी मिश्रण में ठोस विलेय को पृथक करने की विधि क्रिस्टलीकरण कहलाती है। क्या कहलाती है? तो क्रिस्टलीकरण कहलाती है। किसी मिश्रण में ठोस विलेय को पृथक करने की विधि तो क्रिस्टलीकरण है। पायस यानी इमल्सन किस प्रकार का कोलाइड होता है? तो द्रव में द्रव होगा, वह पायस है यानी इमल्सन है। आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड के मिश्रण को किस प्रकार पृथक किया जा सकता है? तो ऊर्ध्वपातन द्वारा। बॉयल का नियम किस स्थिति में लागू होता है? तो बॉयल का नियम नियत ताप यानी कांस्टेंट टेम्परेचर पर लागू होता है। समान ताप व दाब पर गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। यह नियम किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था? तो एवागैड्रो ने प्रतिपादित किया था। किसने? तो एवागैड्रो ने। आगे बढ़ते हैं। आदर्श गैसों की ऊर्जा उनकी किस स्थिति पर अधिक होती है? तो वह तापमान पर अधिक होती है। यानी आदर्श गैसों की ऊर्जा उसका आदत क्या होगा? तो उसके तापमान पर आधारित होती है। और गैसें आदर्श व्यवहार से विचलन क्यों प्रदर्शित करती हैं? क्योंकि उनके अणुओं के मध्य आकर्षण बल लगने के कारण वे अपने आप को विचलित कर देती हैं। दहन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो यह ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। कौन? तो दहन। स्थिर ताप पर गैस प्रसारित करने पर गैस पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो यह उसका दाब घटता है। यानी स्थिर ताप पर गैस प्रसारित करने पर क्या होगा? तो उसका दाब घट जाएगा। परम ताप किस नियम का परिणाम है? तो चार्ल्स के नियम का परिणाम है परम ताप। गैसीय समीकरण PV बराबर nRT में R क्या प्रदर्शित करता है? तो 1 मोल गैस का। और आदर्श गैस यानी आइडियल गैस की ऊर्जा निर्भर करती है तो गैस के मोल की संख्या पर। और पाश्चुराइजेशन प्रक्रिया में दूध को पहले अधिक देर तक उच्च तापमान पर लगभग 150 डिग्री फ़ारेनहाइट पर गर्म किया जाता है और एक निश्चित समय में अचानक ठंडा कर लिया जाता है। रोटी तथा गर्म गैस के गुब्बारों का फूलना किस गैसीय नियम को व्यवहार रूप में दर्शाते हैं? तो चार्ल्स के नियम को। तापमान को कितना कम कर देने से सभी गैसें शून्य आयतन घेरेंगी? तो परम शून्य ताप यानी -273 डिग्री सेल्सियस। स्थिर ताप पर किसी गैस का दाब 3 गुना कर देने पर उसका आयतन क्या हो जाएगा? तो वह तिहाई हो जाएगा। और एक गैस का वाष्प घनत्व 14 है, उसका अनुभार 28 होगा। एक गैस का वाष्प घनत्व अगर 14, उसका अनुभार 28, याद कर लीजिए, डबल। बादल किसका कोलाइडी परीक्षण है? तो वायु के परिक्षेपण माध्यम में जल बिंदु का। तो क्या बनेगा? बादल। पानी में उपस्थित कोलाइडी कण किस प्रक्रिया द्वारा हटाए जा सकते हैं? तो वे अस्कंदन द्वारा। सामान्य ताप और दाब यानी NTP से क्या आशय है? तो 0 डिग्री सेल्सियस या 273 डिग्री केल्विन ताप को सामान्य ताप तथा 760 मिलीमीटर दाब को सामान्य दाब कहा जाता है। किसी गैस की विसरण गति तथा उसके अनुभार में क्या संबंध होता है? तो गैस की विसरण गति उसके अनुभार के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। क्रोमैटोग्राफी तकनीक का प्रयोग एक मिश्रण से पदार्थों को पृथक करने के लिए किया जाता है। किसका उपयोग? तो क्रोमैटोग्राफी का उपयोग। अब आगे देखिए, थोड़ा सा यह भी देख लेते हैं। तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। उत्कृष्ट गैसों को आवर्त सारणी के किस वर्ग में रखा गया है?
तो वर्ग 18। हैलोजन परिवार की इलेक्ट्रॉन बंधुता घटने का क्रम क्या है? तो सबसे पहले फिर F होगा, फिर Cl क्लोरीन ब्रोमीन एंड अंत में आयोडीन होता है, यानी फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन है, यानी हैलोजन परिवार की इलेक्ट्रॉन बंधुता घटने का क्रम है। पृथ्वी पर सबसे कम पाई जाने वाली धातु है तो वह है स्टेटिन है। आवर्त सारणी के किस वर्ग में सर्वाधिक गैसीय तत्व हैं तो वह है शून्य वर्ग। इसमें सभी गैसें अक्रिय गैस व एक परमाणुविक तत्व है। जब किसी परमाणु के बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ा जाता है तो मुक्त ऊर्जा इलेक्ट्रॉन बंधुता कहलाती है। सर्वाधिक घनत्व वाला तत्व कौन सा है तो वह है ऑस्मियम। आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का कोई निश्चित स्थान न होने का क्या कारण है? हाइड्रोजन का क्षार धातुओं व हाइड्रोजनों दोनों से समानता रखता है। तत्वों का कौन सा समूह रेडियो सक्रिय समूह कहलाता है? याद कीजिए, उसका नाम है एक्टिनाइड समूह। एक्टिनाइड यानी यह रासायनिक समूह कहलाता है। अधिकतम कृत्रिम तत्व किस समूह में रखे गए हैं तो वह एक्टिनाइड समूह में। और आवर्त सारणी के तत्वों के यानी एलिमेंट के कुछ गुण हैं तो देखते हैं। यहाँ पर देखिए, यह गुण का खाना है। वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर यानी ऊपर से नीचे की ओर इस तरह जाएंगे, और आवर्त में बाएं से दाएं की ओर यानी इस तरह से जाएंगे हम लोग। जाने पर क्या होगा तो परमाणु का आकार ऊपर से नीचे आएंगे तो बढ़ेगा, विद्युत धनात्मकता बढ़ेगी, आयनन ऊर्जा घटती है ऊपर से नीचे जाने पर, विद्युत ऋणात्मकता ऊपर से नीचे जाएंगे तो घटेगा, इलेक्ट्रॉन बंधुता भी ऊपर से नीचे आने पर घटते चली जाती है। और लेकिन आवर्त में ये सब वर्ग की बात है। और आवर्त में क्या होगा? आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार क्या होगा? घट जाएगा। बाएं से इस तरह दाएं जाएंगे तो विद्युत धनात्मकता यानी निगेटिव यह भी घटेगी बाएं से दाएं जाने पर। आयनन ऊर्जा यह बढ़ेगी, ऊपर की तरफ जाएगी। विद्युत ऋणात्मकता यह भी बढ़ती चली जाएगी, बाएं से दाएं की तरफ इधर जाएंगे ऐसे तो। और इलेक्ट्रॉन बंधुता यह भी बढ़ती है, यानी घटेगा क्या क्या तो परमाणु का आकार व धनात्मकता यह दोनों घटता है आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर। और यही बात परमाणु का आकार व विद्युत धनात्मकता बढ़ता है वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर। बाकी दोनों में अपोजिट है, यानी वर्ग में ऊपर से नीचे आएंगे तो परमाणु का आकार बढ़ेगा, और आवर्त में बाएं से दाएं जानेंगे तो परमाणु का आकार घटेगा। विद्युत धनात्मकता बाएं से ऊपर से नीचे आएंगे तो बढ़ेगा, और बाएं से दाएं जाएंगे तो यह भी घटेगा। लेकिन बाकी आयनन ऊर्जा, विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रॉन बंधुता यह सब ऊपर से नीचे आने पर घटते चले जाएगा, और बाएं से दाएं जाएंगे तो यह सब बढ़ते चले जाएगा। किस ब्लॉक में धातु, अधातु व उपधातु सभी प्रकार के तत्व पाए जाते हैं तो वह होगा पी ब्लॉक। आंतरिक संक्रमण तत्व क्या है तो आंतरिक संक्रमण तत्व यही है, लैंथेनाइट व एक्टिनाइट श्रेणी के तत्व आंतरिक संक्रमण तत्व कहलाते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को किस प्रकार व्यवस्थित किया गया है तो बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक, द्रव्यमान नहीं परमाणु क्रमांक के यानी प्रोटॉनों की संख्या के हिसाब से। आवर्त सारणी के ऊर्ध्वाधर स्तंभों को कहते हैं, तो जो ऊर्ध्वाधर स्तंभ है उसको क्या कहेंगे? उसको हम लोग वर्ग कहेंगे। तत्वों से संबंधित कुछ प्रमुख तत्व जैसे कुल ज्ञात तत्व यानी एलिमेंट 118 हैं, प्रकृति में प्राप्त एलिमेंट 94, कृत्रिम विधि से निर्मित एलिमेंट 24, धातु तत्वों की संख्या यानी मेटल 91, अधातु 20 और उपधातुओं की संख्या तो 7 है। भूपर्पटी में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला एलिमेंट यानी तत्व ऑक्सीजन है। भूपर्पटी में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु तत्व तो वह एल्यूमिनियम है। सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन, सबसे भारी तत्व ऑस्मियम, सबसे हल्की धातु तत्व लिथियम, द्रव धातु तत्व जो धातु हो लेकिन द्रव हो तो वह पारा, द्रव अधातु यानी द्रव लिक्विड है लेकिन वह अधातु है तो वह ब्रोमीन, विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक चांदी, धातु मेटल, विद्युत की सुचालक अधातु याद कीजिए अधातु जो सुचालक हो वह ग्रेफाइट, सबसे अधिक आघात वर्धनीय तत्व यानी एलिमेंट तो वह है सोना, सबसे अधिक क्रियाशील अधातु तत्व सबसे अधिक क्रियाशील है और वह अधातु है तो याद कर लीजिए वह है सीजियम, और सबसे अधिक क्रियाशील
अधातु तत्व, सबसे अधिक क्रियाशील अधातु सबसे अधिक क्रियाशील अधातु फ्लोरीन, सबसे अधिक क्रियाशील धातु सीजियम, सर्वाधिक आयनन विभव वाला तत्व हीलियम, न्यूनतम आयनन विभव वाला तत्व सीजियम, सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन प्राप्ति वाला तत्व यानी सबसे निगेटिव होगा क्लोरीन, नहीं होगा। सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन प्राप्ति वाला तत्व क्लोरीन, सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व तो यह फ्लोरीन होगा। सबसे प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ फ्लोरीन, मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन, मिट्टी के तेल में रखा जाने वाला तत्व सोडियम, हड्डियों एवं दांतों का निर्माण करने वाला तत्व तो वह कैल्शियम होगा। मेंडलीव के अनुसार तत्वों के गुण आवर्ती फलन होते हैं। इसके तो परमाणु भार के। तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित त्रिक के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो डोबे राइनर ने किया था। किसी उदासीन परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा को क्या कहेंगे? उसको आयनन विभव कहते हैं। अब आपके सामने यह आवर्त सारणी है, इसका ये पिक्चर है, एक नज़र आराम से देख लीजिए, सारे लेटर अप्रोच याद कर लीजिए, कौन कहाँ है, किधर कितना नंबर हुआ। तो यहाँ यह देखिए बाएं से दाएं यानी इस तरह से, यानी इधर लेफ्ट हो गया, इधर राइट हो गया, और ऊपर से नीचे यानी इस तरह से, ऊपर यह ऊपर है, यहाँ पर नीचे हो गया, और बाकी सब पढ़े थे उस पर इस पर आराम से आजमाइश कीजिएगा। और हैलोजन समूह, यही आपका हैलोजन समूह है। और उसका बचा हुआ यह भी है, इसको क्या कहते हैं? लैंथेनोनाइड मतलब यस, और एक्टिनाइड्स यही है। इसमें सारे के सारे क्या हैं? तो सारे के सारे एक्टिनाइड समूह में क्या मिलेंगे आपको? तो रेडियो सक्रिय तत्व मिलते हैं। और आगे बढ़ते हैं, विविध यानी मिसलेनियस। अब शुरू करते हैं यहाँ से।